नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई स्कूल टीचर एलवीटी टेस्ट के 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था। 9 फरवरी 2019 का 9:30 बजे में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम बात करेंगे। पहले जो 50 क्वेश्चंस करेंगे सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, और जो इसके आज हम सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं वह आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है परीक्षा ऐप पर। आप लोग यहाँ पे आप लोगों को 499 रुपये जो है आपका पूरा 1 साल वैधता के साथ टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप जायसवाल सर 50 कोड यूज करते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, जायसवाल सर 50 जैसे कोड यूज करेंगे आपको 40% जो है ऑफर मिल जाएगा परीक्षा ऐप पर। तो जाइए परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं विथ कोड जायसवाल सर 50 40% ऑफ के साथ। तो चलिए इस पेपर को कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का दे दिया हूँ। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेंगे। जनरल हिंदी का पहला प्रश्न जो दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। रेखांकित अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग वाला सही वाक्य चुनना है। तो यहाँ पे जो सही वाक्य आपका हो जाता है कि जो है भारत की राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अमूल्य है। सेकंड ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से विकल्पों में से कौन सा हो जाता है? तो धोखा देना हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेशुद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? तो वेशुद्ध का पर्यायवाची संज्ञाहीन हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है, क्रीड़ा क्षेत्र का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा कहला जाता है? तो क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हार प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आपका होनहार हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उदार का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो अनुदार हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट अंदाज में सारा प्रैक्टिस सॉल्व पेपर करने वाले हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा दिया गया है? तो निम्न में से जो शुद्ध वाक्य दिया गया है वह आपका दिया गया है, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हमारा सही वाक्य दिया गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं है। मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के काव्य पंक्ति में प्रयुक्त जो अलंकार है वह आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। साथ ही साथ अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था राज्य सरकार के खाली स्थान में है, तो किसमें आपका है? क्षेत्राधिकार में। भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था जो है राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होता है। और अगला प्रश्न जो दिया गया है कि असाइनमेंट शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित परिभाषिक शब्दावली का चयन करना है, जो आपका होता है सम अनुदेशन की बात करते हैं। तो चलिए सभी लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बाद हम आपके जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वह आपके जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न करेंगे, जो आपके सिलेबस पर दिया गया है ऑलरेडी। तो जनरल नॉलेज का यहाँ पे जो पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जलवायु क्रियाओं के लिए राज्य रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने हेतु ईपीसीओ यूएनडीपी यूएनडीसी परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, और इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास और सहयोग के लिए स्विच एजेंसी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओएनजीसी ने सितंबर 2018 में पश्चिम बंगाल के साथ मध्य प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार का आविष्कार कहाँ किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विंध्य बेसिन। सेकंड ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अंग्रेजों द्वारा सामंत की उपाधि स्वीकार करने से इनकार करने वाले भारतीय का नाम क्या है? वह हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला है 2013 में सार्वजनिक कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कुटीर और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा जीते गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में उप योजना इंडस्ट्रियल पॉकेट वाइज
हेजर्ड एनालिसिस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेश की गई थी, वह आपकी हो जाएगी 8वीं। कौन सा हो जाएगा? 8वीं हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है? वह आप होता है ग्राम पंचायत निकाय। इसके बाद अगला प्रश्न जो है पूछा गया था कि सितंबर 2018 में इसरो के PSLV C42 मिशन ने सफलतापूर्वक सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड SSTL UK से जुड़े 2 विदेशी उपग्रहों का कक्षा में लॉन्च किया गया। किस कक्षा में लॉन्च किया गया? सूर्य तुल्यकालिक। किस कक्षा में लॉन्च किया गया था? सूर्य तुल्यकालिक। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलंब के सिद्धांत द्वारा अधिकार में नहीं लिया गया था? वह कहलाएगा कितूर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है श्री गोविंद नारायण सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष तक जो है कार्य किया है? तो 1967 से लेके 1969 तक जो है श्री गोविंद नारायण सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सितंबर 2018 में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम के संरक्षण के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और खालिस्तान ने न्यूयॉर्क में GCTF आतंकवादी यात्रा पहल की शुरुआत की, वह कहलाता है मोरक्को। इसके बाद आपका जनरल रीजनिंग के प्रश्न करने वाले हैं। जनरल रीजनिंग में प्रश्न पूछा गया था 3, 7, 15, 31, 63, 127 अगली संख्या क्या होगी? इनमें रीजनिंग में क्या होता है? दोनों संख्या के अंतर देखा जाता है। 3, 7 का अंतर है, फिर 7 और 15 के बीच में सभी लोग जानते हैं 8 का अंतर है। 15 और 31 के बीच में जो है कितने का अंतर है? सभी लोग बताइए कितने का अंतर हो जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे लगभग आपका 15, 10, 25 हो जाता है। 25, 10, 15, 1, 16 का अंतर हो जाता है। इसके बाद 31 और 63 के बीच देखिए कितने का अंतर हो रहा है? तो 31 और 63 के बीच अंतर हो रहा है लगभग आपका 31, 10 कितना होता है? 41, 41, 10 कितना होता है? 51, 51, 10 होता है 61। तो 30 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 30 2 कितना होता है? 32। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32 दिया गया है। तो आपका यहाँ पे जो है 4 का जो दिया गया है आप देख सकते हैं अवेलेबल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा वो है आपका 255, ठीक है, 255 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो संख्या की हमें थोड़ा पहचानना पड़ता है। जैसे ABCD में पूछा जाता है C बराबर 3, CEP बराबर 24 है, तो HUX का मान क्या होगा? तो HUX का जो आपके ABCD में होते हैं टोटल 26 होते हैं। 26 में आपको नंबर HUX का लगा के जोड़ देना है, जो आपकी वैल्यू 53 आ जाएगी। प्रत्येक हमने पेपर में बताया था। ये ऐसे टॉपिक है जो एक प्रश्न जो है ज़रूर पूछा जाता है, और सभी पेपर में ये आपके रीजनिंग के प्रश्न सेम पूछे गए थे, केवल प्रश्न का अंतर किया गया था, टॉपिक सेम पूछा गया था। कार्य के एक भाग को 4 घंटे में कर सकता है A, B और C साथ में 3 घंटे में कर सकते हैं। A व C उसी काम को 2 घंटे में करते हैं। B अकेले उसी काम को करने में कितना समय लेगा? अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। A किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, ठीक है, 4 हावर्स। B और दोनों C मिलके उसी कार्य को 3 घंटे में जो है कंप्लीट करते हैं। अब ये पूछा गया है कि A व C उसी काम को 2 घंटे में करते हैं। A और C मिला के उसी कार्य को 2 घंटे में करते हैं। तो B यहाँ पे पूछा गया है, B का जो कार्य है वह आपको कितना हो जाएगा? देखिए A और C मिला के 2 घंटे में कर रहे हैं, एक टोटल कर रहा है 4 घंटे में, ठीक है। तो C के यहाँ पे वैल्यू हम कितना निकाल लेंगे? A और C का कितना दिया गया? 2 दिया गया है। तो A का मान 4 है, तो C की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? सभी लोग बताइए। C बराबर कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। C की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और B और C का मान 3 है, ठीक है। तो B गुणे 1/2 बराबर 3 कर लेंगे, तो B की वैल्यू क्या हमारी हो जाएगी? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे 1/2 गुणे 2 में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने 2 3 6 घंटे हो जाएगा। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 घंटे नहीं, 6 गुणे 2 12 घंटे हो जाएगी। कितने घंटे होगी? सभी लोग बताइए, 6 घंटे होगी या 12 घंटे होगी?
ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न क्या रीजनिंग का पूछा गया था। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया होगा GR 785 EFEW 45U। इसके बाद दिया गया है GR 78 5EEE दिया गया है। ये आपका देखिए गलत संयोजन दिया गया है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है गलत संयोजन दिया गया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइज टेस्ट हो जाता है। इसके बाद इस टाइप का भी प्रत्येक रीजनिंग में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा समान एक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कोई आपका गलत दिया गया होगा, भाई आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा दिया गया है। ठीक है, सभी लोगों को बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए, अब इसमें से आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह आपका सेम नहीं दिया गया है। तो एक आपका ऑब्जेक्ट गलत होगा, केवल एक आपका स्पेलिंग गलत होगा, वह आपको चूज करना है। ठीक है, कोई भी आपका दे सकता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा, वही हमें बताना होता है कि कौन सा गलत स्पेलिंग है, कौन सा गलत दिया गया है। कोई अंक आपका डिजिट एक में नहीं दिया गया होगा, दूसरा दे दिया जाता है। औसत निकालने के लिए सभी लोग जानते हैं सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या निकाल लेना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 40, जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग में अगला प्रश्न पूछा गया था कि यदि P और Z दो सेट इस प्रकार हैं, NP बराबर 23, NZ बराबर 29, NP संग 42, NP सरोनिस्ट Z ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सभी लोग बताइए? 10 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। 15 प्रश्न पेडागोजी के करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और प्रश्न पूछा गया है नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद निम्नानुसार किया जा सकता है। तो आचार ज्ञान पर जोर देता है और नैतिकता प्रदर्शन पर जोर देती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है, तो वह होता है निर्भरशील। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्यापक मूल्यांकन निम्न के निर्धारण को संदर्भित करता है, तो वह आपको हो जाएगा शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों की वर्ग की किनके द्वारा की गई है? तो BS ब्लूम के द्वारा की गई थी। जब भी वर्ग की बात की जाती है BS ब्लूम का नाम सर्वोपरि आता है। इसके बाद अगला है किसके अनुसार पूरे जीवन में एक मनोवैज्ञानिक संकट रहता है? तो एरिक एरिक्सन के अनुसार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओ कीफे एवं नडेल के अनुसार समुद्री घोड़े की भूमिका निम्न के साथ पशु प्रदान करता है, वह कहलाता है एक संज्ञानात्मक मानचित्र। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न के अधिगम क्या होता है। अधिगम जो होता है दोस्तों वह शिक्षार्थियों की भावनाओं के द्वारा जो है प्रभावित होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रत्येक समस्या को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को आइसक्रीम दी जाती है, यह किसके रूप में कार्य करता है? तो प्राथमिक पुनर्वलन के रूप में जो है कार्य करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षक खाली स्थान में व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन और व्याख्या करता है, तो वह कहलाता है प्रदर्शन विधि। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पेडागोजी के प्रश्न की परिवार खाली स्थान मुख्य एजेंसी होती है, तो वह कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो होता है अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि जिस तरह के एक बच्चे के नए या चुनौतीपूर्ण कार्य करने को निपुण करने के प्रयासों को शिक्षकों के माता पिता या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा अनुनय और प्रासंगिक तरीके से समर्पित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मचान इसके फोल्डिंग। मचान मतलब या इसके फोल्डिंग, तो इसके फोल्डिंग जगह मचान भी दिया रहे तो आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्क कहा जाता है। ठीक है, मोरल रीजनिंग की बात करते हैं। अगला पेडागोजी का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार व्यक्तिगत बुद्धि और विकास को महत्व देता है? वह कहलाएगा बंडूरा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न पूछा गया था बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार के स्मरण का मूल्यांकन किया जाता है? तो कहलाता अभिज्ञान। इसके बाद अगला पेडागोजी का प्रश्न किया गया था
कि शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे क्या करें, तो विद्यार्थी को बेहतर समझें। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम हिस्ट्री के जो है 100 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी लोग ये 100 क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। बाकी टेस्ट सीरीज सभी लोग ज्वाइन, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। जयसवाल सर 50 कोड यूज कीजिए। परीक्षा ऐप में टेस्ट सीरीज को बेहतर तरीके से आप लोग प्रोवाइड करें। 40% आपके साथ अभी ऑफर चल रहा है, तो सभी जल्दी जाइए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत के शासक थे। तो कौन थे शासक? मोहम्मद शाह। थर्ड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि नादिर शाह द्वारा कैदी बनाकर लाए गए मुगल सम्राट कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त इनके लिए विकसित किया गया। किनके लिए? अग्नि के लिए विकसित किया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष में मराठा राजा के रूप में ताज पहनाया गया था? 1964 में। यह पेपर आपका कैंसिल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यह पेपर कैंसिल हुआ है और इसमें जो पीवी व्यापम द्वारा जो माना गया है आंसर कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किस वर्ष में मराठा राजा के रूप में ताज पहनाया गया था? तो पीवी के द्वारा 1964 जो है यहाँ पे माना गया है। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चंस कैंसिल हुआ था। अब ये क्वेश्चंस कैंसिल की बात करेंगे, क्यों हुआ था? 6 जून 1674, लेकिन यहाँ पे 64 ऑप्शन दिया गया है, इसलिए आपका यह क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। क्योंकि 1674 है वह आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, 64 दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन को जो है फिर आपके कैंसिल किया गया। और इसका राइट आंसर आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 6 जून 1674 इसका राइट आंसर, इसलिए आपका यह क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। जो ऑप्शंस गलत दिए रहेंगे वही क्वेश्चन कैंसिल होंगे। अब 4 विकल्पों में से विषम को चुनना है, ये भी आपका क्वेश्चंस कैंसिल किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रानी ने जम्मू और कश्मीर में शासन किया था? ये भी क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है। किस रानी ने जम्मू और कश्मीर में शासन किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वह दिद्दा, कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्दा राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल की हिंदू शाही भीम शाही की पोती थी। रानी दिद्दा का विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से हुआ था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, यह भी क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है कि राजा कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के शासक इतनी अवधि के लिए थे। ये भी आपका क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है। ये भी प्रश्न कैंसिल हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान पद, मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। अगला प्रश्न है कि मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा को ज्ञात करें। ये भी आपका जो है पेपर कैंसिल हुआ था। मालदीव पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये अभी आपका कैंसिल हुआ था और इसमें महाराजा चोल की बात करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले की, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ये भी आपका क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है। अगला, किसने ब्रजी के महान जनपद को हराया और मगध की राजनीतिक सर्वोच्चता की नींव रखी? ये भी क्वेश्चन जो आपका कैंसिल हुआ है। हर पेपर में देखा जाए 8 से 10 जो है क्वेश्चन जो है आपके कैंसिल हुए हैं और ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट में, जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से। उत्तरकालीन वैदिक काल में निम्न में से एक कर जिसे वसूला जाता था, ये भी आपका क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है। अगला है, सल्तनत में उच्चतम न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो काजी उल कुज्जत कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में शुरुआती वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन मनुष्य उसके शासक के रूप में कार्य करता था? तो बैरम खान की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है, राजा बनने के बाद अशोक की एकमात्र जीत का उल्लेख उनके किस अध्यादेश में किया गया? तो राक अध्यादेश आपका 13, मतलब 13 की बात करेंगे। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सावित्री एक सौर देवता को जो है गायत्री मंत्र जो आपका समर्पित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अशोक ने अपने दूतों को धम्म की नीतियों के प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? तो सीरिया भेजा था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिंबिसार जिनके अधीन मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था, उनका संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से संबंध था। बिंबिसार की बात करते हैं। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक अधिकार को इन्हें स्थानांतरित किया गया था, तो उम्मा को जो है स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, तमिल के बाद द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी है? वह कहलाती है कन्नड़। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध पाठ विशुद्धिमग्ग इसके द्वारा लिखा गया था? तो बुद्ध घोष के द्वारा जो है लिखा गया था। वहादत उल वजूद के सूफी दर्शन का प्रचारक कौन था? तो इब्न अल अरबी की बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन फांसी से बच निकला और उसे आजीवन कारावास दिया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्यास। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो डेविड हरे ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की थी। 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासकों में प्रथम कौन था? वह आपका डेरियस। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुए? पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो शाह आलम सेकंड की बात करते हैं। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुआ था। अगला, किस आधार पर 2300 बीसी और 1750 बीसी के बीच हड़प्पा सभ्यता का समय तय किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग C14। अगला है, ऋग्वेद की रचना की सबसे स्वीकार दिनांक कौन सी मानी जाती है? 1500 बीसी से 1000 बीसी मानी जाती है। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासक में से किसने देवी लक्ष्मी की आकृति छापकर सिक्कों को मुद्रित किया था? वह आपके मोहम्मद गौरी। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती की दीक्षाओं के बारे में, दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सत्य नहीं है? तो गाय की पूजा, वेदों की अचूकता, पुरुषों और महिलाओं की समानता, ये तीनों आपके दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं में जो है सत्य है। लेकिन कर्मकांड और पुरोहिताई ये आपका सत्य नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन पीबी ने सही माना है। ये सारे आंसर पीबी ने माना है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन रचना थी? वह थी आपकी सबसे प्राचीन मानी जाती है ऋग्वेद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चनौदड़ों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? वह आपका बीड़ बनाना। कौन सा वर्तमान पुरातात्विक स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है? वह आपका कुमारहर। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आपके गुटनबर्ग के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। अगला है, रजिया दिल्ली की सुल्तान थी, तो कब तक सुल्तान थी? है 1236 से लेके 1240 तक जो है रजिया दिल्ली की सुल्तान थी। अगला है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन सा वास्तुकला भवन को समर्पित किया गया था? तो कुतुब मीनार की बात करते हैं। अगला, किसके प्रशासन के दौरान गुप्तचरी जासूसी की एक कुशल प्रणाली विकसित की गई थी? वह थी मौर्य के प्रशासक के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एकजुट हुए
वह कहलाता है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्लासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर जाफर थे, मीर जाफर, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चैतन्य की सबसे महत्वपूर्ण जीवनी का लेखक कौन है, जिसे चैतन्य चरित अमृता का शीर्षक है? वह कहलाता कृष्णदास कविराज। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सभी जानते हैं लगभग। हर्षचरित पुस्तक का लेखक कौन था? बाण था। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अवंती के आखिरी राजा को किसने पराजित किया और उसे मगध राज के साथ हड़प लिया? वह था शिशुनाग। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है। निम्नलिखित किसने अपनी यादें लिखी? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। नीचे तीनों में से किसने जो है अपनी यादें लिखी थी? तो सभी लोग जानते हैं जहांगीर ने यहाँ पे अपनी यादें लिखी। तो केवल 3 जो है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर बनाया? तो कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है किसने बनाया था? नरसिम्हावर्मन की बात करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन नरसिम्हावर्मन सेकंड, ये भी ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। होम संग साय इसके शासक थे। तो होम संग जो साय थे दोस्तों, वह मालवा के शासक थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेज ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? तो 1803 में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, अल उद्दीन खिजली सिंहासन पर आरोहित कब हुआ? तो 1296 में जो है अल उद्दीन खिजली सिंहासन पर आरोहित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी कहाँ शुरू हुई थी? तो जस्टिस पार्टी आपके तमिलनाडु में जो है शुरू हुई थी। 50 प्रश्न आपके हिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं। 50 प्रश्न और करेंगे। टोटल जो पहले सिलेबस था वह 100 था, लेकिन अब जो सिलेबस हो गया है 120 का आपके सब्जेक्ट से रहेगा। 10 पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे, जिसमें इसके बाद आपके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जनरल हिंदी, कुछ जनरल। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि दहसाला प्रणाली किनके द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों पर आधारित थी? तो हम बात करेंगे टोडरमल। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रारंभिक वैदिक सभ्यता एकमात्र स्रोत है, किसका एकमात्र स्रोत है? किस वेद का है? वह आपका ऋग्वेद है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, वह आपका है गुप्त कला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तिका जो इंडिका है वह आपके मेगस्थनीज के द्वारा जो है लिखी गई। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्रामिम जिन्होंने औरंगजेब के समय विद्रोह किया और नारनौल शहर पर कब्जा कर लिया, किसके अनुयायी थे? तो यह कबीर के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के लोग सबसे बड़ा आविष्कार था? तो पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा जो आविष्कार था वह अग्नि का, फायर। अगला प्रश्न है, शब्द बत्ता निम्न में से संबंधित है? तो शब्द जो बत्ता है वह आपके सेना से संबंधित हो जाता है। नंदा वंश किसके द्वारा परास्त किया गया था? तो नंदा वंश जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है परास्त किया गया था। शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर में चैत्र को प्रथम महीना माना जाता था और इस दिनांक से 365 दिनों के समान वर्ष को अपनाया गया। कब से अपनाया गया? 22 मार्च 1957। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो चालुक्य के द्वारा जो है निर्मित किया गया था। अगला, प्राचीन लोगों द्वारा खोजी गई
या प्राचीन दौर लोगों द्वारा खोजी और उपयोगी की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? वह कहलाती है तांबा। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु जिन्होंने उनकी संगीत प्रतिभा को विकसित करने में मदद की थी, वे आपके हैं स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1856 में जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 में। राष्ट्रकूट इनके सामंत थे, तो राष्ट्रकूट जो है किनके सामंत थे? चालुक्य के सामंत थे। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ जो है जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभ की बात करें। प्रथम प्राचीन भारत में पदनाम वानिया का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो वंशानुगत व्यापारियों का एक वर्ग के लिए किया गया था। बड़े बागान आमतौर पर यूरोपीय लोगों के स्वामित्व में थे। 19वीं शताब्दी में कौन सा महत्वपूर्ण बागान नहीं था? तो 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण चीनी, कॉफ़ी, चाय ये तीनों बागान थे, लेकिन मिर्च का बागान नहीं था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हमारा राष्ट्रीय वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो हमारा जो राष्ट्रीय वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। अगला जो प्रश्न है, पाल राजवंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो पाल राजवंश के यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा कथन सही दिया गया है कि खलीमपुर शिलालेख पाल वंश का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। पाल शासकों ने कुछ शीर्षकों जैसे परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराज राजाधिराज को अपनाया, लेकिन गोविंद पाल वंश के संस्थापक थे। यह आपका पाल राजवंश के संदर्भ में आपका सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में 1849 के सुधार आंदोलन का नाम क्या था? तो परमहंस सभा नाम था। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान भारत में धार्मिक आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो वैदिक प्रभावों के कारण बड़े पैमाने पर मवेशियों का बलिदान। अगला प्रश्न पूछा गया, मराठाओं द्वारा जगीर के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो मराठाओं में जो है जगीर के लिए जो है सरज नाम शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया था। 1754 में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार के कारण निम्न युद्धों में से किसमें डुप्लेक्स को वापस बुलाया गया था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्लेक्स को वापस बुलाया गया था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो कांस्य युग जो है आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो जाता है। किस धर्म के अनुसार निवारण मोक्ष इस पर निर्भर करता है? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही कार्य, तो यह कहलाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, वास्को ड गामा ने यूरोप से भारत के नए समस्त समुद्री मार्ग की खोज की और 17 मई 1498 को यहाँ पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? कालीकट में पहुंचा था। अगला, किस भारतीय को धन निष्कासन सिद्धांत को शुरू करने का श्रेय जाता है? वह दादा भाई नौरोजी को जाता है। अगला प्रश्न है, मंगलौर की संधि के साथ कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है खत्म हो गया था। भारत में मुगल प्रशासन में जो है मनसबदारी प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो ये अकबर के औरंगजेब तक बदलती रही, बिल्कुल सही दिया गया है। बादशाह के मनसब प्रदान करने का एकमात्र अधिकार था, यह भी सही दिया गया है। यह मध्य एशियाई का मूल था, यह भी सही दिया गया है, लेकिन इसे केवल सैनिक सेटअप में स्थापित किया गया था। यह आपका भारत में मुगल प्रशासन के मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत कथन गलत दिया गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय कला और वास्तुकला के संदर्भ में गलत दिया गया है? तो भारतीय कला और वास्तुकला में जो हमारा संबंध गलत दिया गया है कि मध्य भारत में परमार शासकों ने खजुराहो में एक शानदार मंदिर परिसर का निर्माण किया, यह आपका गलत दिया गया है। बाकी जो तीनों आपके सही दिए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था
कि भारत में मुगल नियम के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो आमतौर पर लोग गरीब थे, बिल्कुल सही बात है। लोग अपने व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्र भी थे। लोगों की व्यापक और विविध औद्योगिक गतिविधि थी, तीनों सही दिए गए हैं। लेकिन भारत में मुगल नियम के तहत जो है आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में कि मुद्रा प्रणाली ने वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान लिया, यह कथन गलत दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म की 3 रत्नों में से एक नहीं था? तो 3 रत्नों में से बुद्ध धर्म और संघ था, लेकिन आपका अहिंसा नहीं था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसने परिषद की प्रविष्टि के प्रस्ताव की हार देखी, जिसके कारण कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ? वह सत्र कहलाता है गया सत्र 1922। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय दर्शन शास्त्र इंडियन फिलॉसफी के निम्नलिखित स्कूलों में से कौन सी रूढ़वादी है? न्यासा, मीमांसा, सांख्य, योग या वैशेषिक की बात करेंगे। नीचे आपकी कूटनीतिक भाषा दी गई है। तो यहाँ पे हम जो देखा जाए तो भारतीय दर्शन शास्त्र इंडियन फिलॉसफी के निम्नलिखित जो स्कूलों में रूढ़वादी थी वह न्यासा भी था, मीमांसा भी था, सांख्य भी था, योग भी था और वैशेषिक भी था। तो ये पांचों थे। पांचों किस में दिया गया है? 1 2 3 4 5। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका कूट वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो मुगल चित्रकारी के बारे में देखा जाए दोस्तों तो जो कथन हमारा सत्य नहीं दिया गया है कि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में आरंभ हुए, यह कथन गलत दिया गया है। मुगल पेंटिंग ने छायांकन और परिप्रेक्ष्य जैसी कुछ पश्चिमी तकनीकों को अवशोषित किया, यह सही दिया गया है। मुगल चित्रकारी अपने विषय में धर्मनिरपेक्ष है, यह भी सही दिया गया है। यह पेंटिंग की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी पेंटिंग के सफ़ेद स्कूल का एक संश्लेषण था, यह भी सही दिया गया है। लेकिन मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में आरंभ हुई, ये आपका मुगल चित्रकारी के बारे में कथन सत्य नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन विचार के आस्तिक स्कूल से संबंधित है? वह कहलाता है वेदांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह है? वह कहलाता है यजुर्वेद। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोकन स्तंभ को दिल्ली लाया था? वह कहलाता फिरोज तुगलक। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद यात्री का हिस्सा नहीं है? तो वेद यात्री का हिस्सा आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, लेकिन आपका अथर्ववेद आपका हिस्सा नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारसी राजा के आसपास अपना दूत भेजा था? वह कहलाता है खुसरो सेकंड। इसके बाद अगला प्रश्न है, बौद्ध पाठ मिलिंदपन ने किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? तो नागसेना व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है। अगला है, जलालुद्दीन खिजरी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला था? तो वह था सिदी मौलहा। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, पूर्ण मैसेडोनियाई जीत और पंजाब के कब्जे के परिणाम स्वरूप कौन सी लड़ाई हुई? तो हाइडेस्पेस की लड़ाई हुई थी। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका को किनके द्वारा लिखा गया था? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है लिखा गया था। ताकत ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? वो तबकात एक नासरी। क्या है? तबकात ए नासरी जो है आपके मिन्हाज ए सिराज द्वारा लिखा गया था। अगला है, आपत्तिक और अवैस्याका सूत्र किस राजा के धार्मिक विचारों को वर्णित करते हैं? तो अजातशत्रु। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था? वह था अकबर और टोडरमल। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो मुद्रा शास्त्र का जो अर्थ होता है सिक्कों का अध्ययन। मुद्रा मतलब सिक्के से संबंधित हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। 1947 में त्रिभाषी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे?
तो 1947 में त्रिभाषी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो पहले मुख्यमंत्री थे वह थे बीजी खेर। फोर्थ ऑप्शन सही कर लेना है। और अगला प्रश्न पूछा गया था, सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तो सारनाथ में शेर की राजधानी जो है आपके अशोक राजा से संबंधित हो जाती है। तो हिस्ट्री के हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस किया, इसके पहले भी 50 क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया। तो ये पूरा पेपर आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही परीक्षा ऐप पर 499 में आपको 1 साल की वैधता मिलती है टेस्ट सीरीज के लिए। वर्ग 1, 2 दोनों के लिए बात करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जायसवाल सर 50 कोड अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको 40% इसमें ऑफ मिल जाता है, यानी 40% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जायसवाल सर 50 यूज कीजिए और अपने टेस्ट सीरीज को अपनाइए, अपनी तैयारी जांचिए, परखिए। और क्लासेज भी हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, सभी क्लासेज चल रही हैं। टेस्ट सीरीज के लिए हम आपको परीक्षा पर विजिट करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज प्राप्त कीजिए, अपने तैयारी को वहाँ पे जांचिए, परखिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ में स्कोर पता चलता है क्या कैसे करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।